हेलो। इस वीडियो में आज हम जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में जानेंगे कि कंप्यूटर की कितनी जनरेशन्स है, उनके लाभ क्या है, उनकी हानि क्या है, इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर। ये क्या होती है, इसके बारे में जानेंगे। वह टाइम पीरियड जिसमें कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है, इसी टाइम पीरियड को हम जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। कंप्यूटर की तकनीक को विकसित होने में लगभग 5 पीढ़ियों का वक्त लग गया है। इसलिए कंप्यूटर की 5 पीढ़ियाँ होती हैं, जो कि नीचे दी गई है। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर, इसका जो टाइम पीरियड है वो है 1940 से लेकर 1956 तक। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर, इसका टाइम पीरियड है 1956 से 1963 तक। इसके बाद है तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर, इनका टाइम पीरियड है 1964 से 1971 तक। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर, इसका टाइम पीरियड है 1971 से लेके 1985 तक। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर, इसका टाइम पीरियड है 1985 से वर्तमान में मौजूद। इसके बाद हम यहाँ पे जानेंगे कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, इसमें क्या क्या हुआ, इसके बारे में जानेंगे। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर साइज़ में काफ़ी बड़े हुआ करते थे। आप इनके साइज़ का अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि इन कंप्यूटर को रखने के लिए एक कमरे की ज़रूरत पड़ती थी। पहली पीढ़ी की शुरुआत 1940 में हुई और इसका अंत 1956 में हुआ। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में कांच के बने वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। इसमें हजारों की संख्या में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था, इसलिए इन कंप्यूटरों का आकार बहुत बड़ा होता था। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर इतने एडवांस और मॉडर्न नहीं हुआ करते थे, इसमें काफ़ी कमियां थी। ये कंप्यूटर काम करते वक्त जल्दी गर्म हो जाया करते थे और रिलायबल नहीं हुआ करते थे। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का उपयोग गणना करने, डेटा को स्टोर करने और वैज्ञानिक कार्यों के लिए किया जाता था। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम था और ये बिजली भी बहुत खर्च करते थे। इसके बाद है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के उदाहरण। तो इसके कौन कौन से उदाहरण हैं यहाँ पे हम देखेंगे। तो सबसे पहले है ENIAC, इसके बाद है EDBAC, इसके बाद है UNIBAC, इसके बाद है IBM 701, इसके बाद है EDSAC, इसके बाद है IBM 650। तो ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के उदाहरण है। तो जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में तैयार हुआ था वो वैक्यूम ट्यूब तैयार हुई थी। ये इसका एक स्ट्रक्चर है। इसके बाद है एडवांटेजेस ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। तो इसकी एडवांटेज है, इस पीढ़ी के कंप्यूटर डाटा की कैलकुलेशन बहुत तेज़ी से करते थे। ये मिली सेकेंड्स में गणना कर सकते थे। इसके बाद है, उस समय वैक्यूम ट्यूब आसानी से मिल जाया करते थे। वैक्यूम ट्यूब की टेक्नोलॉजी ज़्यादा महंगी नहीं थी। इन कंप्यूटरों में साइंटिफिक काम कर सकते थे। इसके बाद है, इन कंप्यूटरों डाटा और इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने की क्षमता थी। तो ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की एडवांटेज थी। इसके बाद हम जानेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। इसकी हानि क्या है, यहाँ पे हम जानेंगे। तो पहली है, पहली जनरेशन के कंप्यूटर का साइज़ काफ़ी बड़ा होता था। इसके बाद है, इस जनरेशन के कंप्यूटर काम करते समय काफ़ी गर्म हो जाया करते थे। इसके बाद है, कंप्यूटर को ठंडा रखने के लिए एयर कंडीशन, जिसको AC बोला जाता है, की ज़रूरत पड़ती थी। अपने बड़े आकार के कारण ये बहुत अधिक मात्रा में बिजली का इस्तेमाल करते थे। इन कंप्यूटरों को मेंटेन करके रखना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता था। तो ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की डिसएडवांटेज थी। इसके बाद हम जानेंगे सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर की शुरुआत 1956 में हुई थी और इसका अंत 1963 में हुआ था। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया जाता था। ट्रांजिस्टर वैक्यूम ट्यूब के मुकाबले काफ़ी छोटे होते थे। ट्रांजिस्टर के कारण कंप्यूटर का साइज़ पहली पीढ़ी के मुकाबले छोटा हो गया।
ट्रांजिस्टर के आने के बाद कंप्यूटर के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा विकास हुआ। ट्रांजिस्टर वैक्यूम ट्यूब की तुलना में काफ़ी सस्ते थे, साइज़ में छोटे थे, ज़्यादा रिलायबल थे और काफ़ी तेज़ काम करते थे। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता था। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में मल्टी प्रोग्रामिंग एंड बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता था। तो सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर तैयार हुआ। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर के उदाहरण, पहला है UNIBAC 1108, इसके बाद है CDC 1604, इसके बाद है हॉनीवेल 400 CDC 3600, इसके बाद है IBM 7094। तो ये जो है ये सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में ये ट्रांजिस्टर तैयार हुए, जिसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। एडवांटेजेस ऑफ सेकंड जनरेशन कंप्यूटर, फर्स्ट जनरेशन की तुलना में इस पीढ़ी के कंप्यूटर का साइज़ काफ़ी छोटा था। इसके बाद है दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर काम करते समय जल्दी गर्म नहीं होते थे। इसके बाद है ये अपने छोटे आकार के कारण कम बिजली खर्च करते थे। इसके बाद है सेकंड जनरेशन कंप्यूटर के काम करने की स्पीड काफ़ी अच्छी थी, ये डेटा को माइक्रो सेकेंड्स में कैलकुलेट कर लेते थे। फर्स्ट जनरेशन के मुकाबले दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों को मेंटेन करना आसान था। फर्स्ट जनरेशन की तुलना में दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर सस्ते थे, इनकी एक्यूरेसी अधिक थी और ये रिलायबल होते थे। इसके बाद है डिसएडवांटेजेस ऑफ सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। तो यहाँ पे पहली है सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर कम गर्मी पैदा करते थे, फिर भी इन्हें ठंडा रखने के लिए AC की ज़रूरत पड़ती थी। इसके बाद है सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर को लगातार मेंटेन की ज़रूरत पड़ती थी। सेकंड जनरेशन केवल कुछ विशेष कामों को पूरा करने के लिए ही किया जाता था। पहली पीढ़ी की तरह इस पीढ़ी के कंप्यूटर भी इनपुट के लिए पंच कार्ड का प्रयोग करते थे। तो ये सेकंड जनरेशन की डिसएडवांटेज थी। इसके बाद हम जानेंगे थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन की शुरुआत 1964 में हुई थी और इसका अंत 1971 में हुआ था। तीसरी पीढ़ी आने तक कंप्यूटर के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा विकास हो चुका था। इस पीढ़ी में कंप्यूटर और भी ज़्यादा एडवांस और मॉडर्न हो गए थे। थर्ड जनरेशन में कंप्यूटर के अंदर ट्रांजिस्टर की जगह IC, जिसको बोला जाता है इंटीग्रेटेड सर्किट, का इस्तेमाल किया जाता था। IC एक तरह की चिप है जो कि सिलिकॉन से बनी होती है, इसलिए इसको सिलिकॉन चिप भी कहा जाता है। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर काफ़ी ज़्यादा रिलायबल थे। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर की काम करने की स्पीड पिछले दोनों पीढ़ियों के कंप्यूटर से बेहतर थी। इंटीग्रेटेड चिप, जिसको IC बोला जाता है, आने के कारण कंप्यूटर का साइज़ काफ़ी छोटा हो गया था। इसके साथ साथ मेमोरी की क्षमता भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। थर्ड जनरेशन में टाइम शेयरिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता था। थर्ड जनरेशन में हाई लेवल लैंग्वेज जैसे कि COBOL, पास्कल आदि का यूज़ किया जाता था। तो ये थर्ड जनरेशन कंप्यूटर है। इसके बाद हम जानेंगे थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के उदाहरण। इसके उदाहरण है, पहला है IBM 370, इसके बाद है PDP-11, इसके बाद है UNIBAC 1108, इसके बाद है हॉनीवेल 6000, इसके बाद है DEC सीरीज़, इसके बाद है ICL 2900। तो ये थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के उदाहरण है। इसके बाद यहाँ पे थर्ड जनरेशन में जो तैयार हुआ ये इंटीग्रेटेड सर्किट ये तैयार हुआ। इसके बाद है एडवांटेजेस ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। पहली है थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर का आकार पिछले दोनों पीढ़ियों के कंप्यूटर के मुकाबले काफ़ी छोटा था। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर काम करते समय बहुत कम बिजली खर्च करते थे। पिछले दोनों जनरेशन की तुलना में
थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर काफ़ी कम गर्मी पैदा करते थे। इसमें डेटा को कैलकुलेट करने की स्पीड काफ़ी अच्छी थी। इस कंप्यूटर को मेंटेन करके रखना काफ़ी आसान था। पिछले दोनों जनरेशन की तुलना में तीसरी जनरेशन के कंप्यूटर की स्टोरेज क्षमता काफ़ी ज़्यादा थी। तो ये थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के लाभ थे। इसके बाद हम जानेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। तो पहली है, थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर भी कम गर्मी पैदा करते थे, परंतु फिर भी इनको ठंडा करने के लिए एसी की ज़रूरत पड़ती थी। आईसी चिप को बनाने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। इसके बाद है, थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर काफ़ी महंगे आते थे। इसके बाद है, उस ज़माने में आईसी चिप को रिपेयर करना काफ़ी मुश्किल हुआ करता था। इसके बाद अगली आनी है, आईसी चिप के साथ काम करने के लिए स्पेशलाइज्ड वर्कर की आवश्यकता पड़ती थी। तो ये थर्ड जनरेशन की हानियाँ थी। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर, तो इसमें क्या तैयार हुआ है इसके बारे में जानेंगे। फोर्थ जनरेशन की शुरुआत 1970 में हुई थी और इसका अंत 1985 में हुआ। फोर्थ जनरेशन में आईसी की जगह माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जाता है। माइक्रो प्रोसेसर में बहुत सारे एलएसआई सर्किट होते हैं। फोर्थ जनरेशन आने के बाद कंप्यूटर और भी ज़्यादा आधुनिक हो गए। इस पीढ़ी के आते ही कंप्यूटर के काम करने की क्षमता और स्पीड दोनों ही बढ़ गई। फोर्थ जनरेशन का साइज़ काफ़ी छोटा हो गया और इसके साथ साथ कंप्यूटर के सारे फीचर्स भी इसमें इंस्टॉल हो गए। फोर्थ जनरेशन में रियल टाइम, टाइम शेयरिंग और डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर हाई लेवल लैंग्वेज जैसे कि सी++ आदि को सपोर्ट करते हैं। इस पीढ़ी में पर्सनल कंप्यूटर, जिसको पीसी बोला जाता है, का उपयोग काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। तो ये फोर्थ जनरेशन थी। इसके बाद है फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के उदाहरण। तो इसके उदाहरण है, पहला है माइक्रल, दूसरा है IBM 5100, तीसरा है अल्टेयर 880। तो ये फोर्थ जनरेशन के उदाहरण है। तो फोर्थ जनरेशन में ये माइक्रो प्रोसेसर तैयार हुआ। एडवांटेजेस ऑफ फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, इसके अलावा है, फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटरों की स्पीड पिछले सभी पीढ़ियों के कंप्यूटरों की तुलना में काफ़ी अच्छी है। इसके बाद है, फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर साइज़ में काफ़ी छोटे होते हैं। इसके बाद है, इन कंप्यूटरों को मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगला लाभ है, ये कंप्यूटर सस्ते होते हैं और आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। अगला लाभ है, ये बहुत कम गर्मी पैदा करते हैं। अगला लाभ है, फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर बहुत ज़्यादा रिलायबल है और ये हाई लेवल लैंग्वेज को सपोर्ट करते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, इसकी हानियाँ है, पहली है, फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन माइक्रो प्रोसेसर को बनाना मुश्किल काम है। इसके बाद अगली आनी है, माइक्रो प्रोसेसर को बनाने के लिए बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है। तो ये फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर की हानियाँ है। इसके बाद है फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। इसमें क्या तैयार हुआ यहाँ पे हम जानेंगे। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर अभी तक सभी पीढ़ियों से बेहतर और एडवांस है। आप इस बात का अंदाज़ा इस चीज़ से लगा सकते हैं कि ये कंप्यूटर बिल्कुल इंसानों की तरह ही व्यवहार करते हैं। फिफ्थ जनरेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, जिसको AI बोला जाता है, तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। वर्तमान समय में कंप्यूटरों की 5वीं पीढ़ी चल रही है और ये कंप्यूटरों की आखिरी पीढ़ी है। फिफ्थ जनरेशन में हाई लेवल भाषा जैसे कि C++, जावा और .NET आदि का उपयोग किया जाता है। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर का इस्तेमाल स्वास्थ्य के क्षेत्र में, मनोरंजन के क्षेत्र में और रोबोट बनाने में किया जाता है। आजकल गेम के क्षेत्र में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इन कंप्यूटर्स में सबसे ज़्यादा स्पीड पाई जाती है और इसके काम करने की क्षमता भी काफ़ी ज़्यादा है। धीरे धीरे कंप्यूटरों की 5वीं पीढ़ी को और भी ज़्यादा विकसित किया जा रहा है ताकि ये और भी ज़्यादा एडवांस हो सके। तो ये फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर है।
फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर के उदाहरण, इसके उदाहरण जो हैं वो हैं, पहला है अल्टीमेट सुपर कंप्यूटर, इसके बाद अगला है लैपटॉप, इसके बाद अगला है डेस्कटॉप, इसके बाद है वर्क स्टेशन और इसके बाद है नोटबुक। तो ये सभी फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर के उदाहरण हैं। तो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में जो तैयार हुआ ये ULSI तैयार हुआ, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद है एडवांटेजेस ऑफ फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। इसके अलावा है, पहला है इस कंप्यूटर की स्पीड पिछली सभी पीढ़ियों के कंप्यूटर के मुकाबले ज़्यादा है। इन कंप्यूटरों की रिपेयरिंग करना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। इसके बाद अगला लाभ है इन कंप्यूटरों का साइज़ पिछली सभी पीढ़ियों के मुकाबले बहुत छोटा होता है। इसके बाद अगला लाभ है फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर को मेंटेन करके नहीं रखना पड़ता। इसके बाद अगला लाभ है इनको कहीं भी ले जाया जा सकता है, जैसे कि हम अपने लैपटॉप को कहीं भी आसानी से ले जा सकते हैं। तो ये फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर की एडवांटेज थी। इसके बाद हम जानेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। इसकी जो आनी है वो है, पहली है इन कंप्यूटरों को यूज़ करने में काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके बाद अगली आनी है इन कंप्यूटर्स में AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का यूज़ किया जाता है, लेकिन अभी तक AI को पूरी तरह डेवलप नहीं किया गया है। इसके बाद अगली आनी है फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर को बनाने के लिए कॉम्प्लेक्स टूल का यूज़ होता है जो कि आसानी से नहीं मिलते। तो ये फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर की हानियाँ हैं। तो इस वीडियो में हमने कंप्यूटर जनरेशन्स के बारे में जाना। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल